मैं डॉक्टर अनीता भटनागर जैन। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच से हूँ और नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हुई और हाल में मैं नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार की सदस्य हूँ। तो आज का हमारा विषय शिक्षक कौन है। आप सभी शिक्षक हैं। शायद आपको अटपटा लगा हो कि ये विषय क्या है, शिक्षक कौन है। हाँ, आज मुझे जरूर अटपटा लग रहा है क्योंकि इस कोरोना महामारी में ये जो हम आपस में क्या एक तरफा बात कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप मुझे देख सकते हैं, मैं आप सबको देख नहीं सकती और ना ही आपके विचार सुन सकती हूँ। खैर, जो भी कर सकते हैं, हमारी सीख यही है कि जो भी समय है, जो भी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, करना चाहिए। आप सब बहुत परिश्रम करने के उपरांत, परीक्षाएं देने के उपरांत शिक्षक बने हैं और आपका प्रशिक्षण चल रहा है। कितना बड़ा विभाग है और कितने बच्चे हैं हमारे प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश कहते हैं कि अगर केवल इसको देश के स्वरूप में माने तो ये विश्व में 5वां सबसे बड़ा देश होगा। हमारे अपने प्रदेश में 1.68 लाख बेसिक शिक्षा के विद्यालय और 1.8 करोड़ छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक 6.25 लाख, और आप भी अब उसमें जुड़ गए। तो कितना गुरुतर कार्य है आप सब पर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी एक तरफा कि आपने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि शिक्षक कौन है जब आप शिक्षक बनना चाहते थे और जब आप शिक्षक बन गए। और आप में से कुछ लोग अब फील्ड में इंटर्नशिप के लिए भी जाने वाले हैं 2018 बैच के, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का उत्तर जो आप अपने आप को देंगे उसी पर ये निर्भर करेगा कि आप कैसे पढ़ाएंगे और आप कैसे शिक्षक होंगे। हम सोच की बात करें, हम कहते हैं कि जो सोच है या एटीट्यूड्स है ये हम पर निर्भर करता है। आपने सिंगापुर देश के बारे में सुना होगा। मैं एक बार सिंगापुर गई एक विभाग से और मुझे वहां की एक बात ने बहुत बहुत प्रभावित किया। फिर उससे पहले आप सोच सकते हैं कि सिंगापुर की जनसंख्या कितनी है, केवल 56.4 लाख, और हमारे यहाँ 1.80 करोड़ तो केवल बच्चे ही हैं बेसिक शिक्षा में। तो सिंगापुर की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंगापुर बहुत ही छोटा देश है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से उसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि जहां पर सिंगापुर का पोर्ट है तो विश्व के बहुत से पानी के जहाज वहां पर आते हैं, ठहरते हैं और वहां से जाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं सिंगापुर पोर्ट में कितनी देर में एंट्री का परमिट मिल जाता है? केवल 20 मिनट। हाँ, केवल 20 मिनट। 20 मिनट में शायद हम शहर के एक छोर से दूसरे छोर भी ना पहुंच पाए, लेकिन इतनी फुर्ती से क्यों? मुझे बड़ी रुचिकर बात लगी क्योंकि सिंगापुर में बच्चों को ये सिखाया जाता है वी आर द बेस्ट, यानी हम सबसे अच्छे। लेकिन सबसे अच्छे केवल कह देना पर्याप्त नहीं होता, और सबसे अच्छे का मतलब ये नहीं है कि हम गुरूर है, हमें अभिमान है। सबसे अच्छे होने का तात्पर्य यह है कि हम प्रयास करें कि हम सबसे अच्छे हों, जो भी हमारी सर्वश्रेष्ठ चेष्टा हो वो हम करें। एक और देश है जहां मैं भारत सरकार में, जब मैं सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तैनात थी तो तब वहां गई थी, एस्टोनिया। आप में से जो भूगोल की जिनकी पृष्ठभूमि है उन्हें पता होगा और शायद औरों को भी पता होगा, और ना पता हो तो कृपया देखिएगा। इतना छोटा सा देश है ये यूरोप में, और जब हम संसाधन की बात करते हैं तो हम किस बात पर सोचते हैं कि क्या भौतिक संसाधन है उस देश के। लेकिन ये जो देश है इसके पास तो कुछ है ही नहीं। ये रशा से टूट कर बना था और बहुत ही छोटा सा है।
बिल्कुल परियों जैसा देश लगता है, जैसी वहां की इमारतें। लेकिन इस देश ने क्या करा? ये देश पूरे विश्व में ई गवर्नेंस का प्रशिक्षण देता है। सोचिए, उन्होंने भौतिक संसाधन न होने के बावजूद भी केवल अपने मानवीय संसाधन को, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको विकसित किया और उसका उपयोग कर रहे हैं। आपके पास भौतिक संसाधन और आपका जो मानव संसाधन है वो अच्छा नहीं है, तो शायद उसका सदुपयोग नहीं हो पाए। लेकिन अगर आपके पास मानव संसाधन है और भौतिक संसाधन नहीं भी है, तो भी आप उसको विकसित कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं देश को आगे बढ़ाने में और पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाने के लिए। ये इस छोटे से देश ने हमें उदाहरण दिया। तो शिक्षक से पहले मेरे ख्याल से इस पर बात करें कि शिक्षा क्या है। लेकिन जो मैंने आपको दो अभी उदाहरण दिए, सिंगापुर के, एस्टोनिया के, क्योंकि इस पर हमारा प्रेजेंटेशन नहीं चल सकता, तो मैं आपको इसकी हार्ड कॉपी दिखाती हूँ। उत्कृष्टता इत्तेफाक नहीं है, यह आदत है। तो जो लोग उत्कृष्ट हैं या बहुत अच्छा कार्य करते हैं, वो इत्तेफाक से नहीं होते। कभी कभी लोग कहते हैं तुम बहुत लकी हो। कोई लकी नहीं होता, सब बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, तब वो लकी कहलाने वाली श्रेणी में आते हैं। तो शिक्षा क्या है? मुझे शिक्षा की एक बहुत अलग सी परिभाषा मिली। मान लीजिए आपको निबंध पहले लिखना पड़ा या आप अभी बच्चों से निबंध लिखवाएं, तो शिक्षा क्या है? एक बड़ी अलग किस्म की परिभाषा है। क्या आपने सोचा कि हम लिखें कि शिक्षा एक अस्त्र है? अरे, अस्त्र और शस्त्र ये तो युद्ध में इनका उपयोग होता है, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम नहीं सोचते। लेकिन नेल्सन मंडेला जी ने एजुकेशन के बारे में यही कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम कैसे दुनिया को बदल सकते हैं और क्या क्या बदल सकते हैं। अज्ञानता, निर्धनता, अंधविश्वास, अनैतिकता आदि, इन सब का युद्ध शिक्षा से जीता जा सकता है। और इसकी सूची बहुत लंबी है कि क्या क्या शिक्षा से किया जा सकता है। और जब हम अनैतिकता की बात करते हैं, तो ये भी कभी कभी अजीब लगता है कि शिक्षा की बात करें और अनैतिकता की। लेकिन जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है समाज में, उसी के साथ चलना पड़ेगा। जब मैं अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन थी अभी 1.5 वर्ष पहले, तो नकल के संबंध में, कि उच्च शिक्षा विभाग में जब परीक्षाएं हो तो नकल के संबंध में क्या क्या व्यवस्था करनी है, इसका 44 बिंदुओं का आदेश मैंने जारी किया। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम क्या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, या हम कानून व व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं, कि हम ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरीके से नकल ना हो। और इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं सम्मिलित थी। न केवल कक्षा में, न केवल कि प्रॉक्सी कोई और परीक्षा ना दे, कहीं इन्विजिलेटर ना मिल जाए, बिल्डिंग में कैसा हो, इतने सारे सीसीटीवी लगाएं, फिर जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनके कैसे क्रमांक हो, उनका डुप्लीकेशन संभव ना हो, उन उत्तर पुस्तिकाओं को कितनी देर में उनकी पैकिंग हो जाए और तत्पश्चात किस किस सेंटर से उनको वहां से आगे भिजवाया जाए। ऐसी व्यवस्था तो हम लोग चुनाव में करते थे, जब मतदान कराते थे, कि बैलेट बॉक्सेस कितनी देर में पहुंच जाए। पर ये यथार्थ है, तो अनैतिकता की बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमने परिभाषा करी एक शिक्षा की, कि शिक्षा एक शस्त्र है, और एक और परिभाषा जो हमारे अपने गांधी जी ने दी, कि शिक्षा क्या है। शिक्षा से उनका अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के
सर्वोत्तम गुणों के चतुर्मुखी विकास से संबंधित है। ये मानिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा। क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो प्राय दिमाग में शायद ये होता है कि हमें इस कक्षा तक पढ़ना है, हमें ये डिग्री हासिल करनी है, हमें इस रोजगार में जाना है। बहुत से लोग कहते हैं हमें पैसा कमाना है। हाँ, पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। रोजगार उद्देश्य होता है, लेकिन वो भी केवल एक उद्देश्य नहीं हो सकता शिक्षा का। तो जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर के संबंध में कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे स्वच्छता रहे, और स्वच्छता के बारे में कितने बड़े बड़े कार्यक्रम सरकार को चलाने पड़ रहे हैं जो बहुत ही सरल साधारण स्वच्छता से संबंधित है। लेकिन विद्यालयों में आपको इसका भी ध्यान रखकर बच्चे को शुरू से शारीरिक स्वच्छता के बारे में, शरीर का ध्यान रखने के बारे में भी सिखाना होगा। हमारे देश में बहुत आबादी है और हम कहते हैं कि ये हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक इस डिविडेंड, इस मानव संसाधन को हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं करेंगे, ये स्वस्थ नहीं होगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो यही डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमारे लिए एक भार यानी लाइबिलिटी बन सकता है। मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क का विकास तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसिक रूप से भी विकास होना जरूरी है। और मस्तिष्क के विकास से केवल तात्पर्य ये नहीं है कि हमने ये थ्योरम समझ ली, हम केवल इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते। मस्तिष्क के विकास में जिज्ञासा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब हम विवेचना करना सीखेंगे तो विवेचना के साथ ही मस्तिष्क का विकास होता है। क्या हमारा ऐसा विकास है, आत्मिक विकास है, कि हम तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपट सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले विश्व सुसाइड डे हुआ। सोचिए, विश्व सुसाइड डे, आत्महत्या दिवस भी मनाया जाने लगा है, क्योंकि ये एक इतनी भीषण समस्या हो गई है कि इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। तो इसीलिए शिक्षा का शिक्षा की जो परिभाषा गांधी जी ने ली उसमें ये सब आ गए, और साथ ही साथ सर्वोत्तम गुणों के चतुर्मुखी विकास। हाँ ठीक है, ये आइडियल टाइप स्थिति है कि ऐसा होना चाहिए सब दृष्टि से, लेकिन इस दिशा में हमें अग्रसर होना है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और बड़ी अलग सी लगी, जिसने मुझे झकझोरा। If you want to destroy a country, then spoil its education system। यानी शिक्षा की कितनी महत्ता है। अगर किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी जो शैक्षणिक व्यवस्था है, अगर उसको खराब कर दिया जाए तो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इन सभी परिभाषाओं से आप समझेंगे कि आपकी भूमिका कितनी अहम और कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि ये सब बुनियाद हैं। इस बुनियाद पर ही आगे की इमारत खड़ी होगी। और बेसिक शिक्षा तो वैसे भी बुनियादी शिक्षा है, क्योंकि आपकी ही बुनियाद पर यह निर्भर होगा कि आगे माध्यमिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में कितने लोग जाएंगे, और इसमें साथ ही साथ कितने लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई हुनर सीखेंगे। क्योंकि केवल डिग्री ही अपने आप में एक उद्देश्य नहीं है, साथ ही साथ कैसे रोजगार सृजित हो ये भी साथ में सिखाना पड़ेगा बच्चों को। ये भी सिखाना पड़ेगा कि जो श्रम है, श्रम बहुत महत्वपूर्ण है और श्रम सम्मानजनक है। आपने देखा होगा समाज में कि कई लोगों के दिमाग में बात आ जाती है कि मैंने ये डिग्री हासिल कर ली, अरे अब मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम थोड़े कम पढ़े लिखे लोग करते हैं, कोई अनपढ़ लोग करते हैं। लेकिन श्रम श्रम सम्मानजनक है, और श्रम को करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए। और कहीं भी ये नहीं सोचना चाहिए कि डिग्री हासिल कर ली तो श्रम नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार की सोच से ये बहुत कठिनाई भी हो रही है कि बहुत से लोग केवल डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और वो सोचते हैं कि वो केवल सरकारी नौकरियां ही या दफ्तरों की ही नौकरियां कर सकते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर कि श्रम की बहुत महत्ता है और वहां की सोच बिल्कुल अलग है। और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था।
हमारे यहाँ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खुद, आप जानते हैं, मेला तक साफ किया था। तो शिक्षक कौन है? जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो हमारे मन में एक चित्र आता है। क्या चित्र आता है? कि क्लासरूम है, एक ब्लैक बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड के सामने चाहे महिला हो या पुरुष, शिक्षिका या शिक्षक खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं और सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और वो बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं। कुछ बच्चे उत्साह से, कुछ बच्चे अनमने से, कुछ बच्चे हो सकता है थोड़ा सा सो रहे हो, ना भी देखना चाहते। तो शिक्षक का जो कार्य है वो बहुत ही जटिल है, क्योंकि केवल ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाना नहीं, इतने सारे बच्चों, उन सारे बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों का ध्यान केंद्रित करके उनको इतनी देर ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे ध्यान से सुने। तो विभिन्न बच्चे और विभिन्न कठिनाइयाँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक कक्षा ले ली अंग्रेजी की या गणित की, क्योंकि उसमें जितने बच्चे होंगे सबका स्तर अलग अलग हो सकता है और उस अलग अलग स्तर को ध्यान रखकर ही आपको पढ़ाना होगा। तो उन बच्चों में से हर एक बच्चा महत्वपूर्ण है। जैसे जब मैं दफ्तर के परिप्रेक्ष्य में बात करती तो मैं सबसे यही कहती कि हर एक फाइल महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक फाइल के पीछे किसी न किसी का चेहरा है, किसी न किसी की समस्या है जिसका निदान करने की कोशिश करनी है, जाहिर बात है नियमों से। लेकिन दफ्तर का कार्य फिर भी सरल है क्योंकि वहां फाइल है, लेकिन आपका कार्य कठिन और जटिल है, क्योंकि आपके सामने एक एक बच्चा है और उस एक बच्चे के सपने हैं और एक वो बच्चा आगे कैसे मनुष्य के रूप में विकसित होगा, उस दिशा में भी आप उसकी मदद कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है अपने आप में। आप भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको ये सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे, हम में से कोई भी व्यक्ति जब ये सोचता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ बिना अहंकार के, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं करें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। हम कुछ करें या ना करें, हमारे उस करने या ना करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो शिक्षक क्या है या आपका कार्य कैसा है, इसके लिए मुझे गांधी जी की एक और, जो गांधी जी ने कहा वो बहुत प्यारा लगा। इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। कितनी प्यारी बात है। बहुत हल्के से, धीमे से आप दुनिया को हिला सकते हैं। क्या आपने कल्पना करी? और आप कैसे दुनिया को हिलाएंगी? आप हिलाएंगे अपने बच्चों के माध्यम से, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से कि आप कैसे शिक्षक हैं और कैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं। और जो कुछ करना है, जो बदलाव लाना है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े काम, बहुत ऐसे काम जो बहुत सबको नजर आए, वो होने जरूरी नहीं है। धीमे धीमे भी सब कुछ हो जाता है। चांद भी चल रहा है धीमे धीमे, पता नहीं चल पाता, लेकिन कितने हजारों किलोमीटर चांद चल लेता है। और यही बात लागू होती है पृथ्वी पर और बाकी सब पर भी। तो आप समाज को रचने वाले हैं मेरी दृष्टि में। इसीलिए आपका कार्य गुरुतर है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी जो सोच है वो कैसे विकसित होगी। आप ये कह सकते हैं कि परिवार की भी भूमिका, हाँ बिल्कुल भूमिका है। परिवार की भी अहम भूमिका है, समाज की भी अहम भूमिका है, लेकिन विशिष्ट भूमिका विद्यालय की है। तो आप समाज की सोच, समाज किस दिशा में जा रहा है, उसमें अपना प्रभाव डाल सकते हैं। और न केवल समाज बल्कि प्रदेश, देश और साथ ही साथ ये जो हमारी अपनी प्यारी सी पृथ्वी है, हमारा अपना घर है, इस एक घर पर, इस एक पृथ्वी पर ही तो जीवन है। तो इस अनमोल पृथ्वी को हम किस दिशा में अग्रसर कर रहे हैं, ये भी योगदान आपके माध्यम से ही संभव है।
तो भविष्य को तय करने में आपकी अहम भूमिका, पुनीत भूमिका और गुणोत्तर कार्य है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी आपसे कि कभी-कभी ये होता है, सामान्य रूप से साक्षरता और शिक्षा इसके बारे में बात करते हैं और लोग कभी-कभी सोचते हैं कि साक्षर होगा, लेकिन साक्षरता और शिक्षा में बहुत भिन्नता है। साक्षरता केवल एक साधन मात्र है जिसके माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं, और इस साधन का उपयोग कैसे हो और कहाँ तक हो। तो शिक्षक का कार्य कैसा हो मैंने अभी आपको बोला, तो लेकिन मैं आपको इसकी जो हार्ड कॉपी मैंने निकाली है वो दिखाना चाहूंगी। तो मैंने ये भी बात कही कि शिक्षक पथ प्रदर्शक है। तो पथ प्रदर्शक जो होता है वो कैसा होता है? आप पथ प्रदर्शक हैं। A leader is one who knows the way, यानी जानता है कि किस मार्ग पर जाना है, goes the way and shows the way। तो सब कुछ करना होगा, आपको पता है किस दिशा में ले जाना है, आपको ये भी पता है कि इस दिशा में ऐसे चलना है और आप चल के दिखाएंगे, और साथ ही साथ आप बच्चों को रास्ता वास्तव में दिखाएंगे कि इधर कैसे जाना है। अब सारे बच्चे तो बराबर नहीं हैं, मैंने कहा ना हर बच्चा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा विभाग ने कमजोर बच्चों के चिन्हांकन के लिए एक प्रारूप तय किया। जब आप विद्यालय में जाएं उससे पहले यानी अभी प्रशिक्षण के दौरान आपको पता कर लेना चाहिए कि वो प्रारूप क्या है, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आप बच्चे का चिन्हांकन कैसे करेंगे जब आप विद्यालय में जाएंगे। अगर हम यथार्थ की बात करें तो यथार्थ ये है, अभी हाल ही तक मैं नोडल अधिकारी थी कुछ जिलों की, और मुझे विद्यालय जाना बहुत पसंद है। जब मैं डीएम थी, कमिश्नर थी, फील्ड में थी, मैं सप्ताह में 3 दिन दौरे जाती थी और हर दौरे के दिन विद्यालय जरूर जाती थी। और ये सभी विद्यालय वो थे कि जहां हम बताते नहीं थे कि आज हमारा दौरा यहाँ है, किसी को भी नहीं पता होता था। तो जब अचानक किसी विद्यालय में पहुंचिए और बच्चों से सीधे बात करिए और पूछिए, तो पता चलता है कि बच्चों ने कहाँ तक पढ़ लिया, कितना कोर्स हो गया। और अब तो शिक्षा विभाग ने माहवार विषयवार एक समय सारणी बना रखी, जो कि बहुत पहले नहीं होती थी। मैंने भी इसमें सुझाव दिया था, क्योंकि होता क्या था कि हिंदी का जो विषय है उसके तो सारे चैप्टर हो गए, और कभी ये पाया गया कि जो गणित है उसके कदाचित 3 ही चैप्टर हुए। अब उसका कारण अलग हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो पाए। लेकिन समय सारणी इसीलिए बनाई गई कि सारे बच्चे सारे विषय एक साथ पढ़ सकें, क्योंकि आप कल्पना करिए कि जो विषय पूरा नहीं पढ़ाया गया और उस बच्चों ने ठीक से नहीं सीखा, तो उस विषय को पढ़े बिना वो कमजोर बच्चा भी पास मार्क पा करके अगली कक्षा में चला जाता है। तो हमारी नींव ही कमजोर हो गई, तो वो बच्चा आगे चल के उसे वो विषय भी नहीं पसंद आएगा, और आगे वो उतना संपूर्ण योगदान दे भी नहीं पाएगा, बल्कि उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। तो अब जब मैं आपसे यथार्थ की बात करती हूँ, तो मैंने कुछ समय पूर्व जब भी निरीक्षण में गई थी, कक्षा 7 के बच्चे से एक हिंदी का पाठ पढ़वाया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बच्चे ने कैसे पढ़ा? कक्षा 7 के बच्चे ने हिज्जे से पढ़ा, वायु चलती है। अब आप खुद आकलन कर लीजिए कि इस प्रकार से पढ़ना किस कक्षा के बच्चे को शोभा देता है। कोई बहुत ही छोटी कक्षा का बच्चा हो जो अपनी हिंदी भी इस तरीके से बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ पाएगा।
कक्षा 7 से तो हम अपेक्षा नहीं करते, ना ही अपेक्षा करते हैं कि वो कक्षा 7 तक कैसे पहुँच कैसे गया। और ज़ाहिर बात है कि आगे वो बच्चा कोई विशेष पढ़ भी नहीं पाएगा। तो फिर शिक्षक पर आते हैं वापस। शिक्षक का आचरण कैसा हो? अब जब आप शिक्षक बने हैं ना, तो हर वक़्त तलवार की धार, क्योंकि आप एक रोल मॉडल की तरह हैं, आप एक प्रेरणा स्रोत हैं कि आपको देख कर के बच्चे तय करेंगे कि हमारा शिक्षक ऐसा है और हम उसकी तरह बनना चाहें। तो सबसे पहले तो मैं एक सुझाव आपको देना चाहूँगी, जो हर किसी पर हर जगह लागू होता है, केवल शिक्षकों पर ही नहीं। जब हम सरकारी कार्य पर जाएँ या हम वीडियो से ही बात करें, ऑनलाइन शिक्षा भी दें, तो हम जो कुछ भी हैं, हमें वो लगना चाहिए। अगर हम शिक्षक हैं, तो हमें शिक्षक लगना चाहिए। अगर हम अधिकारी हैं, तो हमें अधिकारी लगना चाहिए, जो कुछ भी। यानी आपकी वेशभूषा बहुत कैजुअल ना हो, आप जीन्स टी-शर्ट भी ना जाएँ कि आपको अपने आप को अच्छा लगे, लेकिन एक शिक्षक की परिधान जैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हम बच्चों के लिए भी तो परिधान और यूनिफ़ॉर्म रखते हैं, क्योंकि उस परिधान और यूनिफ़ॉर्म का एक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी होता है। जैसे हम उसको पहनते हैं, हमें लगने लगता है कि हम मानसिक रूप से उस मोड में एक तरीके से आ गए। आपका व्यवहार, कैसे आप बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे शिक्षकों से बात करते हैं, बच्चों से कैसे बातचीत करते हैं। और हाँ, गाली नहीं देनी है, कोई ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है कि बच्चे वो शब्द आपको देखकर सीख सकें। उनके घरों में या अन्य जगह जो हो रहा हो सो हो रहा हो, लेकिन आप उनको विद्यालय में ये बता सकते हैं कि ये चीज़ उपयुक्त नहीं है। अच्छा, आपने एक बात का ध्यान दिया होगा जब आप पढ़ रहे होंगे, मैंने भी दिया था जब मैं पढ़ती थी। कुछ विषय थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक आध विषय था जो नहीं अच्छा लगता था और उस कक्षा में जाने का मन भी नहीं करता था। तो जाना तो पड़ता ही था, जाते भी थे। लेकिन उस कक्षा में जो पढ़ाया जाता था ना, वो बहुत समझ में नहीं आता था। और फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, उस एक विषय से मुझे लगने लगा कि नहीं, ये विषय तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं इसे आगे पढ़ नहीं सकती। तो शिक्षक किस ढंग से पढ़ाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बहुत ही रुचिकर ढंग से पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे ढंग से पढ़ाते हैं, बहुत प्रसन्नचित्त लगते हैं, ऊर्जावान लगते हैं जब वो कक्षा में आते हैं। तो उनकी कक्षा में बच्चे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। हाँ, हो सकता है आपके घर में कोई समस्या हो, आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या, लेकिन जैसे ही आप विद्यालय आइए, कक्षा आइए, आपको अपनी उस समस्या को दिमाग के पीछे किसी कोने में छुपा करके थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो उस दिन जो कक्षा है और जो भी बच्चे पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा, अगर आपने उत्साह से नहीं पढ़ाया, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। एक बड़ी मुझे बात लगी और आपको भी लगती होगी, कभी-कभी ये बात समाचार पत्रों में भी आती है कि हम जब अपने सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं, पर बहुत से लोग कहते हैं कि लोग अपने ही बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते। सच है? पर क्यों सच है? और हम एक ही जो दृष्टिकोण है समाज का, हम में से, मेरा मतलब हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक शिक्षक कैसे इसमें बदलाव ला सकता है? ये एक सोचने की बात है। क्योंकि जहाँ हम खुद अपना बच्चा नहीं पढ़ाना चाहेंगे और वहाँ दूसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं और शायद उनके पास ये विकल्प नहीं है। तो हमारी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हो, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जाए। और बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। ये एक सामान्य ब्लैंकेट रूल नहीं है, नियम नहीं है। तो इसीलिए खूब जोर से, बहुत अच्छे से, इतने उत्साह से पढ़ाया जाए कि सबको समझ में आए और बच्चों में भी उत्साह है। एक बात और आवश्यक है कि कक्षाओं में सभी बच्चों से बारी-बारी बोलकर थोड़ा सा पढ़वाने की आदत डाली जाए। जब भी कोई निरीक्षण के लिए जाता है, तो सदैव, सदैव
ये मैं 37 साल की सर्विस के आधार पर कह रही हूँ। सदैव ये होता है कि जो आपका सबसे अच्छा बच्चा होता है, सब कहते हैं चलो चलो तुम पढ़ो, हाँ हाँ ये पढ़ेगा, और उस उतनी बड़ी कक्षा में 35-40 बच्चों में से केवल 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि पढ़ो, और बाकी सारे बच्चे हंसते रहते हैं या मुंह छुपा लेते हैं। नहीं, हमें हर एक बच्चे को ऐसा बनाना है कि वो बोल सके, और इसीलिए कक्षाओं में ये आवश्यक है कि हर बच्चा थोड़ा पाठ बारी बारी से पढ़े। कुछ विद्यालयों में होता है कि जैसे नाटक हुआ, अगर नाटक हुआ तो हर बच्चा भाग लेगा। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे का कोई रोल नहीं है, यानी उसको कोई डायलॉग नहीं बोलना, शायद वो बच्चा एक पेड़ ही बनकर खड़ा है और उस पेड़ के साथ एक बंदर खड़ा है, लेकिन वो बच्चा पेड़ बनकर केवल जो खड़ा है स्टेज पर, उससे भी उसमें आत्मविश्वास आता है और वो अपने को बाकी बच्चों के बराबर ही योग्य समझता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आत्मविश्वास जागृत करने की आवश्यकता है, और जब बच्चे बोलेंगे तो होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, कभी कभी आपने पाया होगा, आजकल तो समाज में सभी जगह ये देखने को मिलता है, चाहे आप टीवी पर देख लें, चाहे लोग वैसे बात करें। भाषा, जब हम भाषा की बात करें तो हम विषय पढ़ाते हैं, तो हमारे विषय जो हैं, उन विषय की जो पुस्तकें हैं वो अलग अलग भाषाओं में होती हैं। आप अंग्रेजी अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे और हिंदी हिंदी में पढ़ाएंगे। अगर आपका भूगोल, आपके भूगोल की पुस्तक हिंदी में है तो वो आप हिंदी में ही पढ़ाएंगे। परंतु धीरे धीरे क्या हो गया है, भाषाओं की शुद्धता बची नहीं। अब हर तरफ क्या दिखता है, खिचड़ी दिखती है। खिचड़ी खाने में तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है, लेकिन जब भाषा में खिचड़ी की बात होती है तो ये एक तरीके से भाषाओं के अंतिम संस्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप टीवी पर भी देखते हैं तो जो समाचार आते हैं, समाचार में प्रायः हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण होता है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि विद्यालयों में भी ये हो रहा है कि हिंदी की कक्षा में अंग्रेजी में बोला जा रहा है, तो फिर हम हिंदी कैसे पढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि जो भी हमारी मातृभाषा है, और हमारे देश में बहुत प्यारी, बहुत सारी विविध मातृभाषाएं, और मातृभाषाएं हमारी संस्कृति का अंग है, तो क्या हमारी संस्कृति ऐसे ही विलुप्त हो जाएगी, हमारी भाषाएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी? तो कोशिश ये करनी है, और पहले तो हम सब बोलते थे, कोशिश ये करनी है और उसको लागू करना है कि जब जो विषय जिस भाषा में है उसको आप पढ़ाएं तो उसको उसी भाषा में आप बोलें। हो सकता है धीरे धीरे आपकी आदत भी खिचड़ी बोलने की हो गई हो कुछ लोगों की, तो आज से ही शुरू करिए ना। जब हिंदी में बोलिए तो केवल हिंदी में बोलिए, और जब अंग्रेजी में बोलिए तो केवल अंग्रेजी में बोलिए। या अगर आपकी कोई और मातृभाषा है, आप घर में, आपकी कोई और भाषा है, आप उसे जानते हैं, तो घर में उसे अगर बोलते हैं तो केवल उसी में बोलिए, क्योंकि इसी प्रकार हम भाषाएं जीवित रख पाएंगे। इसीलिए साक्षात्कार के, इंटरव्यू के भी मीडियम दिए जाते हैं, अंग्रेजी में देना है, हिंदी में देना है। तो आवश्यक ये है कि हमारा उस एक भाषा पर नियंत्रण हो। इसके उपरांत एक बात आपने भी देखी होगी, बहुत से लोग धीरे धीरे जो भाषा है उनका उच्चारण गलत होने लगा है। प्रायः लोग टीवी पर भी जो उद्घोषक है उनमें से भी कई की भाषा उच्चारण गलत है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनका भी उच्चारण सही नहीं है। एक विद्यालय में मैंने निरीक्षण के दौरान वहां जितने अंग्रेजी के शब्द थे जो भी बच्चों ने पढ़े, उसमें से करीब 60% शब्दों का उच्चारण गलत था। अब समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि जो शिक्षक थे उनका उच्चारण खुद गलत था। तो जो शिक्षक थे उनको अलग ले जाकर अकेले में, क्योंकि बच्चों के सामने कभी भी शिक्षक के बारे में खराब बात नहीं होनी चाहिए, जो भी बात है अलग हो, क्योंकि बच्चों के लिए शिक्षक एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो जब अलग ले जाकर शिक्षक महोदय से कहा गया कि भाई आप भी ये पढ़िए, तो शिक्षक महोदय का भी उच्चारण गलत ही था। तो आवश्यक ये है कि आपका उच्चारण सही हो, और आजकल तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बहुत सरल हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जो शब्द है उसको तुरंत गूगल करके उसका जो सही उच्चारण है वो आपको पता चल सकता है।
साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने, सीईआरटी ने एक बहुत बढ़िया ऐप भी मेरे ख्याल से इधर प्रारंभ करा है, बोलो गूगल, जिससे कि आपको शब्दों का उच्चारण पता चल सकता है। न केवल अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण गलत है, परंतु साथ ही साथ बहुत से ऐसे शब्द हैं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, एक गंगा जमुना तहजीब है। तो हमारी भाषा में बहुत से उर्दू के शब्द भी हैं, जैसे जिंदगी। बहुत से लोग जिंदगी बोलते हैं। जरा, अब जरा सही होता है और जरा गलत होता है ना? बहुत से लोग श का सा भी सही उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन समस्या यही है कि कदाचित उनको शायद किसी ने बताया नहीं और शायद उस दिशा में चेष्टा नहीं हुई। तो इसलिए ये चेष्टा अवश्य करनी है कि उच्चारण सही हो, तभी हमारी भाषा, आप सही भाषा सिखाएंगे और सही भाषा जिंदा रहेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक हाईवे पर मैं जा रही थी और टोल प्लाजा पर मेरी गाड़ी रुकी। वहां बगल में क्या था? सुलभ शौचालय था। अब सुलभ शौचालय पर बड़ा बड़ा लिखा गया, सुलभ शौचालय। अब क्या शब्द सही है, क्या गलत है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो गलत शब्द लिखा हुआ है, हजारों यात्री वहां पर रोज गुजरते हैं और हजारों यात्री उसी शब्द को सही समझने लगेंगे। ऐसे ही कई नाम हैं जो कि आजकल होर्डिंग पे, नोटिस बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं और उनका जो स्पेलिंग है, वर्तनी है, वो गलत होने लगी। ये भी हो सकता है कि कभी शायद अगर आपको पुस्तक मिले और कदाचित उसमें अगर जो प्रिंटिंग है वो त्रुटिपूर्ण है, तो जरूर देखिए। उसके बारे में विभाग को और प्रकाशक को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, मेरी बहुत सारी कहानियां की किताबें भी हैं। आपको भी एक कहानी सुनाऊंगी अभी अंत में। तो मैंने ये पाया कि जब भी प्रकाशक के यहाँ से मेरी कॉपी आती थी, उसमें कम से कम 8 या 9 दफे मुझे उसमें जो शब्द थे वो गलत लिखे होते थे और उनको सही करना पड़ता था, 8 से 9 दफे। तो हो सकता है कदाचित आपके यहाँ भी पुस्तकों में शायद ऐसी कोई त्रुटि हो, तो उस त्रुटि को देखकर लेकिन बच्चों को जो पढ़ाइए वो सही पढ़ाइए और बाकी सबको बताइए कि देखिए इसमें ये गलत लिखा हुआ है। तो आपकी बात हुई कि आपकी वेशभूषा, आपका परिधान, आपका आचरण, आप कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ाएंगे। अनुशासन, बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन जो है ये कोई खराब चीज है। मन में ये एक बात होती है, लेकिन अनुशासन तो शक्ति है। अगर जीवन अनुशासित नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं है। अनुशासन का अर्थ है कि हम जो करना चाहते हैं उसको हम समय से कर रहे हैं, हमें आत्मनियंत्रण है। आप सोचिए, बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी की जिंदगी ऐसे ही गुजर गई। दोनों के पास ही वही दिन थे और उस हर एक दिन में 24 घंटे थे और उतने ही मिनट थे, यानी कि बराबर समय। तो जब अनुशासित होकर कार्य करते हैं तो बहुत कुछ कार्य संभव हो सकता है। मुझे कभी कभी बड़ा कष्ट होता है कि अब ये समय आ गया है कि शिक्षकों की जो अटेंडेंस है उसकी फोटो खींच करके कि शिक्षक पहुंच गया है विद्यालय में, इस प्रकार की व्यवस्थाएं विभाग कर रहा है। ये तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जो नौकरी हमने की है अपनी स्वेच्छा से की है और हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये नौकरी हमारे पास ना रहे। तो ऐसी नौबत क्यों आए कि हमें इस प्रकार से अपनी अटेंडेंस लगानी पड़े। क्योंकि जब भी हम इस तरीके से हर चीज की, जैसे कहते हैं ना, पुलिसिंग करेंगे और हर चीज को चेक करेंगे, तो ऐसे फिर गुणवत्ता का विकास या गुणवत्तापूर्वक कार्य कैसे संभव हो पाएगा। तो एक समय की जो पाबंदी है, जो कक्षा है वो समय से शुरू होती है, जो देर से आते हैं क्या उनको टोका जाता है, क्योंकि हमारे समाज में एक धीरे धीरे एक रोग फैलता जा रहा है, चलता है, और फिर हम लोग उस पर हंस देते हैं। फिर मेरे ख्याल से ये एक बहुत गंभीर बात है
क्योंकि ये जो चलता है दृष्टिकोण है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं और धीरे-धीरे सब तरफ गिरावट आ रही है। क्यों चलता है? आजकल सबको मास्क लगाना ज़रूरी है, पर कुछ लोग तो मास्क लगाते नहीं, कुछ लगाते हैं तो यहाँ पर नाक के नीचे होता है, कुछ लगाते हैं तो केवल कानों पर होता है, केवल गर्दन में लटकाते हैं, पता नहीं क्यों। तो जो ये चलता है, हम ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और कोई लाल बत्ती पर ही निकल गया, फिर बाकी भी निकलने लगते। आपने सोचा कि क्या सृष्टि में, क्या प्रकृति में चलता है? पृथ्वी, चाँद, हमारी जितने भी और प्लैनेट्स हैं, सब लोग बराबर घूम रहे हैं, अपनी गति से घूम रहे हैं। उनके यहाँ कुछ भी चलता है नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ चलता है, होने लगा, तो सब कुछ जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो ये जो एक सोच है, इस पर हमें अंकुश लगाना है, अपने आप में भी और बच्चों को भी सिखाने में भी। तो समय की पाबंदी, जहाँ भी हमें पहुँचना है, आप में से कई लोग हो सकते हैं कि आपकी जहाँ तैनाती हुई हो वो जगह, या आगे होगी तैनाती, अभी तो आप प्रशिक्षु हैं, कि आपकी जहाँ तैनाती हुई वो जगह आपके घर से काफ़ी दूर है। आपको वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगता है। तो आपको अपनी यात्रा के लिए उतना समय तय करना पड़ेगा कि थोड़ा-सा समय और लेकर के कि आप वहाँ पर समय से पहुँचें। आप ये कारण नहीं दे सकते कि मैं 30 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ या आ रही हूँ। या मेरे घर में ये हो गया, या ट्रैफ़िक बहुत है। अरे भई, ट्रैफ़िक तो रोज़ होता है। तो इसलिए समय से पहुंचना और समय से कार्य प्रारंभ होना, और विद्यार्थीगण में जो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें धीमे से, प्यार से, शुरुआत से ही इस बात को टोकना। जब बच्चों को पता होता है कि ये शिक्षक समय से क्लास प्रारंभ करते हैं, तो बच्चे अपने आप फिर कोशिश करते हैं कि उसमें समय से ही आ जाए और बैठे। एक चीज विद्यालयों में और मिलती है, मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि हर विद्यालय में मिलती है, पर कुछ विद्यालयों में इस प्रकार की चीज पाई गई कि जब एक शिक्षक का ये पाया गया कि उनका विषय जो है उन्होंने बहुत कम पढ़ाया था, तो उन शिक्षक ने मुझे ये बताया कि मैडम, ये और काम हैं अन्य विभाग के, क्योंकि शिक्षक के रूप में आपको सरकार के बहुत सारे और कार्य हैं जो सभी लोग, अन्य विभाग के लोग भी करते हैं और शिक्षक भी करते हैं। लेकिन होता क्या था कि उस विद्यालय में वो एक, मैं इसमें पुरुष और महिला की बात नहीं कहूंगी, लेकिन महिलाओं से भी कुछ कहूंगी क्योंकि मैं महिला। तो वो जो एक पुरुष शिक्षक थे, तो सारे उन कार्यों के लिए प्रायः उन्हें ही भेज दिया जाता था, और बाकी महिलाएं कहती थी कि नहीं, मतलब धीरे धीरे ये सोच हो गई उस विद्यालय में कि भाई ये पुरुष हैं, यही जाएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला कि वो जो हमारे पुरुष शिक्षक थे वो गणित पढ़ाते थे, और उस विद्यालय में जो गणित का कोर्स है वो बहुत कम पढ़ाया गया, क्योंकि वो तो हर वक्त, हर जो ड्यूटी लगती थी उसमें वही चले जाते थे। फिर बहुत अच्छे थे, मना भी नहीं करते थे, इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। तो आवश्यक ये है कि जो भी अन्य कार्य दिए जाते हैं वो बारी बारी से सबको करने। और मैं अपनी महिला शिक्षिकाओं से, बहनों से ये अनुरोध करना चाहूंगी, बहनों नहीं बल्कि बच्चियों से कहूंगी, क्योंकि आप सब तो बच्चे समान है मेरे लिए, कि जब हमने एक नौकरी के लिए आवेदन किया, हमारा चयन हो गया, तो अब ये पुरुष और महिला का भेदभाव करीब करीब समाप्त हो जाता है। मैं करीब करीब कह, तब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारा परिवार है, इसलिए जो अतिरिक्त कार्य है ये मैं नहीं करूंगी, ये दूसरा जना करेगा। बारी बारी से ये सबको करना पड़ेगा, और क्योंकि हम अपनी स्वेच्छा से इस नौकरी में आए हैं, यदि कोई कहे कि भाई ये नौकरी छोड़ दो, तो हमें से कितने लोग हैं, अगर हमारे पास कोई और विकल्प होगा, या मान लीजिए परिवार में कोई वाकई में इतनी बड़ी बात हो कि आप नौकरी छोड़ने के लिए विवश हो जाएं, वो अलग बात है, अपवाद स्वरूप। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जो वाकई में नौकरी छोड़ना चाहेंगे, हमें से कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इसीलिए हम इस बात को ग्राह्य करें कि जो शिक्षक हम हैं, और शिक्षक के साथ साथ ये कार्य करना है, और इसी के साथ साथ न केवल हम, बल्कि हम और भी औरों के सामने भी दृष्टांत के रूप में होते हैं, और साथ ही साथ ये भी होता है कि हम जिम्मेदारी सिखाते हैं
कि हम जिम्मेदार हैं और हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है जब कोई कहेगा वो अमुक शिक्षक है या वो अमुक शिक्षिका है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, अरे भाई वो हर काम करने के लिए तत्पर है। आप भी तो चाहेंगे ना कि आपका नाम भी उसके लिए वैसे ही लिया जाए। अगर मैं कहूँ कि शिक्षक शिक्षक कुम्हार हैं और कुम्हार कैसे अपना घड़ा, देखिए मुझे तो कुम्हारी नहीं आती पर मैं कल्पना कर सकती हूँ क्योंकि मैं कहानियां लिखती हूँ ना, मैं बहुत सारी कहानियां लिखी हैं 50 से अधिक। तो आप भी कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जब कुम्हार एक घड़ा बनाता है या कुछ भी बनाता है तो वो क्या करता है, उस गीली सी मिट्टी में अपने हाथ डालता है ना, और गीली मिट्टी में हाथों को सरोबार किए बगैर और उस मिट्टी में उंगलियों से दबा दबा कर ही वो आकृति निकलती है जो वो चाहता है। तो आप भी तो कुम्हार हैं ना, उस गीली मिट्टी में थोड़ा सा अपने हाथ डालेंगे और जब दबाकर आकार देकर अलग अलग बच्चे को आप आकार देंगे तो सोचिए आपकी रचना कैसी होगी, कितनी बढ़िया। और हाँ, मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सफलता का प्रतिशत 100% नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारी सफलता जितनी भी है व्यवहारिक रूप से, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जो सफलता का प्रतिशत है 100% हम अपेक्षा नहीं करते, लेकिन अगर इतने बच्चों में भी आपने कर लिया, उनको बेहतर बना दिया, तो वही जो सफलता है उसका सुकून जरूर महसूस करिएगा। क्यों? क्योंकि उसी सफलता से आगे आप बढ़ सकेंगे। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। क्या कहना चाहूंगी? मैंने आपको अभी ना बड़ी कठिनाइयां बताई ना कि वास्तव में क्या होगी। हो सकता है विद्यालय में जाए, आपका बड़ा सुंदर रंग बिरंगा बहुत बढ़िया विद्यालय हो, लेकिन वहां हो सकता है उतने शिक्षक ना हो, वहां और प्रकार की कठिनाइयां हो। और फिर ऐसा भी विद्यालय हो सकता है जो सामान्य रूप से। तो ये मैंने एक सेइंग निकाली थी, लेकिन ये बहुत छोटी है, आपको इसमें नजर नहीं आएगी, तो मैं आपको पढ़ देती हूँ। Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off the goal. यानी जो कठिनाइयां हैं वो हमें केवल तभी नजर आती हैं जबकि हम लक्ष्य से अपनी आंख हटा लेते हैं। अब मैं आपको एक अंतिम बात कहना चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद अंत में जब मैं आपसे नमस्कार कर लूंगी उसके बाद आपको एक कहानी सुनवाई जाएगी, देखी जाए, आप देखेंगे बल्कि। तो अच्छा नहीं, मैं बताने जा रही थी लेकिन बताऊंगी नहीं कि उसमें क्या है। तो मैं अच्छे शिक्षक के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, अभी तक तो मैंने ये कहा कि आपको विद्यालय में क्या करना है, पर अब मैं आपको कुछ व्यक्तिगत सुझाव देना चाहूंगी। हम जिस भी क्षेत्र में हो, हम वहां अच्छे कैसे हो सकते हैं। सर्वप्रथम अपना ध्यान रखें, यानी हमने बच्चों के शरीर के विकास की, लेकिन आपके भी शारीरिक विकास, अपने स्वास्थ्य को का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आपको बहुत दूर जाना होगा पढ़ाने के लिए, कॉपी चेक करनी होगी, लौट के आना होगा, और अभी ऑनलाइन क्लास लेने होंगे जिसमें भी विभिन्न प्रकार की बहुत सारी समस्या, लेकिन अपने शरीर का ध्यान जरूर रखना है। आप जो कुछ भी करते हो 15 मिनट जरूर करिए, चाहे योगा करते हो, जो करते हो। महिलाएं ये नहीं कह सकती कि नहीं हमें घर में काम करना है, वो घर में काम करना जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान आप अवश्य रखिए। साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान करिए, अरे 5 ही मिनट बैठकर, वो भी मैं आपको सिखा सकती थी पर यहाँ नहीं सिखाऊंगी, कि 5 ही मिनट बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान रखें। 5 मिनट में आपका जो सारा तनाव है वो चला जाएगा, क्योंकि तनाव तो सबको होता है। तीसरी बात, अपने विभिन्न जो आपके लक्ष्य हैं वो सतत रूप से निर्धारित करें, उनको कहीं लिखें। दैनिक लक्ष्य, साप्ताहिक लक्ष्य, मासिक लक्ष्य मैं करती हूँ। आज के मेरे करीब 24 काम हैं, जिसमें से एक काम ये था आपको संबोधन। तो रोज कुछ ना कुछ काम होते हैं जो करने होते हैं, और अगर लिख लेते हैं तो याद रहते हैं और कर पाते हैं, अनुशासित रहते हैं और समय का सदुपयोग रहता है। तीसरी बात, अपनी प्रगति को नापें। एनीथिंग दैट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। आप ये पाएंगे, अरे भाई हम बच्चों को परीक्षा क्यों दिलवाते हैं, उनके नंबर क्यों देखते हैं, क्योंकि जो कुछ हम नापते हैं वही काम हो पाता है, जो नहीं नापते वो नहीं हो पाता। चौथी बात, अपनी कृतज्ञता की सूची बनाइए। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं वो सूची तो आज बना लीजिएगा प्लीज, ये मेरा आपसे अनुरोध है।
बहुत कुछ है आपके पास, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हम खुश होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं और हमें हर चीज को करने में मजा आता है। आपकी प्रतिस्पर्धा केवल अपने आप से है। आप अपना बेहतर रूप कैसे बना सकते हैं, चाहे जिस भी रूप में हो, परिवार में हो, समाज में हो, शिक्षक के रूप में। फिर आपको अपने आप को उत्तर देना होगा, क्या आपने शत प्रतिशत प्रयास किया? ये तो आप पर निर्भर करता है। अगर आपका प्रयास कम है तो खुद ही तय करिए, खुद ही नापिए अपने आप को। तो ये मैं बोल नहीं रही हूँ, 5 सेकंड को आपको दिखा रही हूँ जो मैंने अभी बोला, कि आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको खुद सुना रही हूँ बहुत जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है और फिर आपको यूट्यूब वाली मेरी कहानी देखनी है। एक बार एक सड़क पर कुछ लोग जा रहे थे, वहां पर देखा कि सड़क बनाई जा रही है और साइड में बैठे लोग गिट्टी तोड़ रहे। तो एक व्यक्ति ने उससे पहले वाले व्यक्ति से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? अरे देखते नहीं हो गिट्टी तोड़ रहे हो, नजर नहीं आता तुम्हें? यही बात दूसरे व्यक्ति से पूछी। उसने कहा, अरे भाई, रोजी रोटी कमा रहा हूं जिससे घर में 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए मेरे परिवार। थोड़ा आगे बढ़ा तो तीसरे व्यक्ति से पूछा, वो भी गिट्टी तोड़ रहा था, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं एक बहुत बहुत सुंदर मार्ग बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारी गाड़ियां चलेंगी, बहुत से लोग यहाँ से जा सकेंगे ऐसे लोगों से मिलने जिन्हें वो प्यार करते हैं। तो आपने सोचा, देखा कि तीनों की सोच में कितना अंतर है। तो आप कौन से शिक्षक हैं इन तीनों में से, ये तो आप ही को तय करना है। तो मैं एक स्लोगन आपको अंत में बोलना चाहती हूँ। मैंने जब मैं डीएम कानपुर नगर थी तो मैंने 1 लाख बच्चों की बाल पर्यावरण वाहिनी बनाई थी और उनको मैंने एक स्लोगन दिया था जो हम सब पर लागू होता है, मुझ पे, आप पे, हर एक व्यक्ति पे। एक सृष्टि, एक जीवन। हम सबके पास एक सृष्टि है और एक ही जीवन है। देखिए, अगर आप पुनर्जन्म में यकीन करते हैं तो भी पता नहीं रहता ना हम कहाँ से आए और आगे कहाँ जाएंगे। तो एक सृष्टि, एक जीवन, मुझे भी कुछ करना है। यहाँ हम नहीं, जोर मुझे पर है, क्योंकि हम जब मुझे कहते हैं तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो एक सृष्टि, एक जीवन, मुझे भी कुछ करना है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, शुभाशीष देना चाहूंगी। बहुत अच्छे से काम करिए, सफल होइए और अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाइए। और अब आप मेरी एक कहानी देखिए, रानी की गुड़िया। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको।